अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं फिज़िक्स का मॉडल पेपर पार्ट 2 सेकंड ईयर का पेपर 2। पेपर 2 का जो टाइमलाइन है वो है 1 आवर 30 मिनट्स और टोटल मार्क्स होते हैं 35। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्ट आते हैं। सेकंड ईयर के अंदर आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं कि क्वेश्चन की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि वो पूछना क्या चाह रहा है आपसे। सही है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, देन इज इट पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो इन दिस रीजन। अब देखें यहाँ पे जो सवाल आया, तो ये सवाल आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए था। ठीक है, बुक में ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, एक ही बात है। डी का मतलब चेंज होता है, दोनों का एक ही मतलब है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा है जस्टिफाई योर आंसर विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एविडेंस। पहला तो मैथमेटिकल एविडेंस मैंने आपको दे दिया। अब सवाल है कि इसका आंसर यस है या नो है। इसका आंसर है यस। कैसे यस है, देखें, कह रहे हैं कि जीरो हो सकता है, यस। अब कैसे हो सकता है, देखें, अगर डीवी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अगर जीरो हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो अपॉन डेल्टा आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो मैंने ऊपर ही प्रूफ कर दिया। अगर आपने ऊपर लिख दिया जो मैंने लिखा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट देन इट्स चेंज इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, डीवी की वैल्यू जीरो हो गई और ई की वैल्यू भी जीरो आ गई। सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैथमेटिकली ये फॉर्मूला है, या फॉर्मूला लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन एमीटर इज कनेक्टेड विद एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब एमीटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आ जाते हैं। स्टेट द रीजन फॉर कनेक्टिंग द डिवाइस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एमीटर को हम सीरीज में क्यों लगाते हैं, इसकी क्या रीजन होता है, बहुत बेसिक सा रीजन है। एक नंबर का सवाल है, आपने एक नंबर का एक ही पॉइंट आंसर करना है। आपने सिंपल क्या करना है, करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज। कांस्टेंट का वर्ड यूज कर लें, सेम थ्रू आउट द सर्किट यूज कर लें वर्ड, थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है, इसी वजह से इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मेंशन द रीजन फॉर कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस वेरी लो। देखिए, जब करंट कांस्टेंट तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को हम लो रखेंगे। क्यों रेजिस्टेंस को लो रखेंगे, ताकि आपका करंट फ्लो कैन बी डिटेक्टेड, DETCTD, डिटेक्टेड। ठीक है, अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, आपको ये भी पता हो, और ये भी पता हो कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय, एक नंबर का सवाल है, कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में। सही है, पैरेलल में आप शंट रेजिस्टेंस लगा ले तो गैल्वेनोमीटर जो होगा वो एमीटर बन जाएगा। सही है, ओके। नाउ रीड द क्वेश्चन अगेन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डज द induced EMF always acts to decrease the magnetic flux through an electric circuit? Explain your answer in 2 points। वो कह रहा है कि जो induced EMF है, नॉर्मल EMF की बात नहीं कर रहा, वो induced EMF की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि आज induced EMF जो है वो ऐसे होती है टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक्सप्लेन योर आंसर इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर हम जो लॉ यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, वो हम कर दें अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। ठीक है, लेंजेस लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ
always acts in a direction that opposes the change in magnetic flux producing it। एक पॉइंट हो गया। वो अपोज करता है उस चेंज को जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस किया गया लेंसेज लॉ। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ tries to decrease it। So it opposes the change, not always flux itself। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, इसमें आपने ये लाइंस की स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा है। तो आपने 3 मार्क्स के अंदर 2 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स भी ऐसे जस्टिफाइबल लिखे, एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स अवॉर्ड कर दे। सही है। उसके बाद क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग 3 फेज ऑल्टरनेटिंग सप्लाई इन अ हाउस। ये बहुत आसान सा सवाल है और इसके बहुत आसान से एडवांटेजेस हैं जो कि आप लिख सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है 3 फेज कैन डिलीवर मोर पावर efficiently with less energy loss। एक चीज हो गई, एनर्जी लॉस आपका कम होता है। सही है। और दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती हैं, जैसे कि आपकी मोटर्स हो गई, सही है, दे वर्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। ठीक है। 3 फेज के ऊपर ये अच्छा काम करती हैं। तो ये आपके पास आगे 2 पॉइंट्स आ गए, आपने दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी बैंड इन सॉलिड। सबसे पहले क्या वैलेंस एनर्जी बैंड, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 1 नंबर का है। ठीक है। तो वैलेंस एनर्जी बैंड का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड। ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एक एटम्स ऑफ एटम्स एक सॉलिड के अंदर। सही है। ये आ गया वैलेंस एनर्जी बैंड। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? फॉर्म अबव द वैलेंस बैंड। सही है। और कंडक्शन है तो उसमें क्या होता है? एंड कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ अ डिप्लेशन रीजन इज फॉर्म्ड इन अ पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल आंसर है, इसको डिटेल आंसर को लिखते हैं कि डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है। पहले मैं बता देता हूँ कि डिप्लेशन रीजन क्या कैसे बनता है। कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मिलाते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एन साइड के डिफ्यूज हो जाते हैं पी साइड्स में, और जो होल्स होते हैं पी साइड के वो एन साइड में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं सेंटर में जंक्शन के करीब। तो इसकी वजह से जो है वो सेंटर में क्या बन जाता है? एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है, इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं जो मूव करते हैं। सही है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ।
तो आपको लिखना भी आना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट व्हेन p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर्स आर जॉइंड। जब p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर्स जॉइन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ होते हैं? n साइड पे होते हैं, ठीक है। फ्रॉम n साइड डिफ्यूज इनटू p साइड, ठीक है। p साइड में डिफ्यूज हो गए एंड होल्स फ्रॉम p टू n साइड ये डिफ्यूजन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, सही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन नियर जंक्शन। जंक्शन के करीब वो क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? ऐसा रिजल्ट a region near junction becomes depleted of free charge carriers है, ठीक है, and is called depletion region। सही है। तो यू हैव टू राइट द आंसर जिसके अंदर आपको मार्क्स पूरे मिले। अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये थ्योरी का सवाल है, तो थ्योरी के ऊपर आपने केस को समझाना प्रॉपरली है ताकि आपको एग्जामिनर जो है वो पूरे मार्क्स अवॉर्ड करे। इज एनर्जी कंजर्व व्हेन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट? जस्टिफाई योर आंसर। यस, बिल्कुल होती है। एनर्जी कंजर्व होती है व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। कैसे होती है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी level, the lost energy is emitted in form of photons। ठीक है, 2 मार्क्स का है। छोटी सी बात कर दिया आपने, एग्जामिनर आपको मार्क्स अवार्ड कर देगा, सही। इसके बाद अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ डज द लेंथ एंड शेप of the tracks of radioactive incident particles in Wilson cloud chamber indicates the nature of particle alpha, beta और gamma। आपने लेंथ और शेप की बात करनी है जो भी रेडियो एक्टिव इंसिडेंट पार्टिकल हो रहा है। सबसे पहले मैं अल्फा की बात करता हूँ। अगर नेचर ऑफ पार्टिकल अल्फा है, प्रोड्यूसेस शॉर्ट थिक एंड स्ट्रेट ट्रैक्स बिकॉज दे आर हैवी एंड हाईली आयनाइजिंग, ठीक है। अब बीटा इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है। आप देखिएगा, ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस शॉर्ट, ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस लॉन्ग। वो थिक कर रहा है, ये थिन कर रहा है, ठीक है। वहां पे स्ट्रेट ट्रैक्स हैं, यहाँ पे इरेगुलर ट्रैक्स हैं। वहां पे हैवी पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे लाइटर पार्टिकल्स हैं। वहां पे हाई आयनाइजिंग है, यहाँ पे लेस आयनाइजिंग है, सही है। और तीसरा आपके पास आता है गामा। ये तो स्पेशल केस है, गामा तो स्पेशल केस है।
do not produce डायरेक्ट विजिबल ट्रैक्स डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि ये अनचेंज होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, बिकॉज दे आर अनचेंज्ड, बट दे में प्रोड्यूस फेंट, बहुत बहुत हल्के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ट्रैक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैक्स। 3 नंबर में 3 एलैबोरेटिव पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स अवार्ड कर देगा। सही है, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9, a number of 88 resistors a number of 88 ohm resistors are connected for the purpose of flowing 20 ampere current from a 220 volt source. By mathematical calculations determine करें whether the resistors should be connected in parallel or series. सबसे पहले पैरेलल या सीरीज के लिए ए के पार्ट 1 में हम पहले ये निकाल देते हैं कि रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी। रेजिस्टेंस निकलेगी वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, तो मेरे पास 11 ओम आएगा। देखिए सीरीज जो होती है, सीरीज में अगर आपके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगा, वो सम होगा सबका। ठीक है, अब 88 में अगर मैं सबके सम करना शुरू करूंगा तो उसको ऐड करके 11 तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो रेजिस्टर जो है वो सीरीज में तो लगेंगे नहीं। ठीक है, तो वो कहाँ पे लगेंगे, वो पैरेलल में लगेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान सा सवाल है, पॉइंट्स टू पॉइंट आपको मार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सही है, कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में या इनको कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। सही है, लेकिन आप यहाँ पे उसको रीजन प्रॉपरली देंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11 ohm कैन ओनली बी अचीव्ड बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसको स्टेटमेंट जरा दे, बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे एक जरा फॉर्मूला भी लिख दें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ये जितना चलता जाएगा। सही है, अब वो कह रहे हैं कि पार्ट बी में, पार्ट 2 में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स विद द रेजिस्टेंसेस ऑफ 88 ओम। अब वो कह रहे हैं कि चले पैरेलल में लग गया मेरा, मैंने आंसर निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर लगेंगे, ऑब्वियसली पैरेलल में लगेंगे, कैसे पता चलेगा। आसान तरीका पता क्या है, आसान तरीका ये है, 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगी, 1/R इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास, इसको मैं 1/88 करूंगा। सही है, कितने नंबर है मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या लगा दिया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई बाय n। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, आर इक्विवेलेंट ऊपर निकाला हुआ है ना, तो ये 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। 1/11 इज इक्वल टू 1/88 इंटू n हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो रहा है, 88 को इस साइड पे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 88 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू n। दैट इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 88 ओम रिक्वायर्ड आर 8। ठीक है, 8 चाहिए आपको रेजिस्टेंस, ताकि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाए, 1/11 आ जाए। सही है, ये आपके पास हो गया पार्ट ए। अच्छा भाई, पार्ट बी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट है, आर जॉइन टुगेदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दे प्रोवाइड पावर टू एन एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 2 रेजिस्टर ऑफ 12 ओम व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल में, वो भी कनेक्टेड, एंड अ वोल्ट मीटर विच रीड्स द वोल्टेज ऑफ दिस। तो वी की वैल्यू गिवन है आपके पास 1.6 वोल्ट है। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल एंड द पावर डिसिपेटेड बाय द इंटरनल रेजिस्टर। 7 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, इसको हम सेपरेट पेपर पे करते हैं।
तो वहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं थी, सो हम सॉल्विंग क्वेश्चन हियर ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब जो इसका पार्ट बी मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पे मेरे पास ई की वैल्यू है 2 वोल्ट्स, तो मेंशन करते जाएं, आप लोग भी अपने पास नोट डाउन करते जाएं। ई की वैल्यू है 2 वोल्ट्स, ठीक है। वी की वैल्यू थी 1.6 वोल्ट्स, सही है। दो रेजिस्टर्स थे मेरे पास, दो रेजिस्टर्स 12 ओम और वो पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, सही है, वो पैरेलल में मेरे पास है। तो अब मेरे पास एक रेजिस्टर कितने का होगा, 6 ओम का होगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आई निकालता हूँ, आई की वैल्यू क्या होगी, 1.6 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 6 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आएगा 0.267 आएगा, ठीक है। दो रेजिस्टर्स थे ना पैरेलल में लगे हुए थे, तो मैंने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो सेम रेजिस्टेंस थे, तो एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने फिलहाल निकाल ली, ठीक है। अच्छा, मेरे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई आर की वैल्यू क्या आएगी, ई माइनस वी क्या होगा मेरे पास, 2 में से 1.6 को निकाल दिया तो मेरे पास आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर टू आइडेंटिकल सेल्स हैं पैरेलल में, सही है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, स्मॉल आर की बात कर रहा हूँ, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सही है। तो वोल्टेज जो मेरे पास था वो 0.4 था, तो वो किसके इक्वल आएगा, 0.4 इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय R2 के इक्वल आएगा, ठीक है। ई माइनस वी जो है वो आई आर के इक्वल होता है ना, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा, आई की वैल्यू मुझे पता है 0.4, आई इज 0.267, 267 मल्टीप्लाई बाय आर ओवर टू, ठीक है। तो आर ओवर टू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.4 डिवाइड बाय 0.267, इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ओवर टू आ जाएगा आपके पास 1.5, और आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 ओम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ई सेल की कितनी हो गई है, 3 ओम हो गई है, उसको मैंने सर्कल कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है पावर डेसिपेटेड इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगी मेरे पास, ये होगी P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर और R इक्वलेंट हो जाएगी, ठीक है। आई क्या है मेरे पास 0.267, इसका स्क्वायर कर दें और ये हो जाएगा, R इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.107 वॉट आ जाएगा, सही है। और अगर मुझे पावर निकालनी है पर सेल, पावर निकालूंगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी, 0.107 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 0.053 वॉट आ जाएगा, सही है। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका पार्ट बी सॉल्व। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, in light of Planck's hypothesis, which one of the photon corresponding to red green blue light carries most energy और most momentum किसके पास है। तो ये फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच एफ, और वो होता है एफ की वैल्यू होती है एच सी ओवर लेमडा, ठीक है, विजिकल एफ लेमडा से निकल के है। तो ब्लू क्या होता है, ब्लू की वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, सही है। मैं यहाँ पे पार्ट ए लिख लेता हूँ, वेवलेंथ ऑफ ब्लू जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है, सही है। जब वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी की हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, ब्लू की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ब्लू की ज़्यादा है, उसके बाद ग्रीन की होती है, उसके बाद अल्लाह भला करे आपके पास रेड की होती है, सही है। अच्छा, अब पार्ट वन में लिखा हुआ था कि मोस्ट एनर्जी किसकी है, तो ऑब्वियसली फोटोन विद मोस्ट एनर्जी इज ब्लू, सही है।
ब्लू हो गया। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा। सही है। और P जो है वो क्या आएगा, ब्लू की ज़्यादा है, फिर ग्रीन और फिर रेड। सही है। अच्छा, पार्ट टू में क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा। सही है। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, एच सी ओवर लेमडा है ना। तो मोमेंटम भी हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो किसका ज़्यादा आ रहा है, भाई पी आपके पास मोमेंटम भी आ रहा है। तो मोमेंटम भी आपके पास, ये मोमेंटम भी तो निकाला आपने, ये मोमेंटम के लिए आपने निकाल लिया। तो मोमेंटम किसका ज़्यादा है, फोटोन विद, ये जो आपने निकाला था ना, ई इज ब्लू, ई ग्रीन, ई रेड, इसका मतलब है ये पार्ट वन की स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फोटोन विद मोस्ट एनर्जी इज ब्लू। अब फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रही है पार्ट टू की हो रही है कि फोटोन यानी मोमेंटम का फॉर्मूला एच ओवर लेमडा है, तो मोमेंटम ब्लू का सबसे ज़्यादा होता है, ग्रीन का उससे कम होता है और रेड का उससे कम होता है। तो फोटोन विद मोस्ट मोमेंटम, वो क्या है, वो भी ब्लू ही है। सही है। सो ब्लू लाइट कैरीज बोथ मोस्ट एनर्जी एंड मोस्ट मोमेंटम, दोनों। सही है। ये हो गया इसका पार्ट ए, अगर आप ये अटेम्प्ट करें तो। पार्ट बी में लिखा हुआ, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 7 पॉइंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपने लिखनी है। ऑब्वियसली मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं इसके लिए एक सेपरेट पेज यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ब्लैंक पेज है ताकि मैं उसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आराम से कौन से लिख लूँ। तो आई एम राइटिंग हियर बाय यूजिंग द फ्रेश पेज। ठीक है। व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted, कब emit होते हैं, when light falls on a metal surface। सही है। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके पास है, emission only occurs if frequency is greater than threshold। ठीक है। ये emission तभी होगा, वरना emission पॉसिबल ही नहीं हो सकता जब तक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तीसरी क्या है, तीसरी बेसिकली दूसरे को एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करें, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। सही है। फोर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक emission is almost instantaneous। सही है। राइट द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सही है। सिक्स में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ, नो नहीं है, नंबर है, नंबर ऑफ emitted
इलेक्ट्रॉन्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सही है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के भी हवाले से। देखिए अगर आपको ये पॉइंट पता होगा ना तो यू कैन आंसर मैक्सिमम एमसीक्यूज करेक्टली। स्टॉपिंग, ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तब बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी।